चलिए फिर शुरू करते हैं। तबीयत ठीक ठाक बस। अरे तो जी के एनसाइक्लोपीडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आज शुरू करते हैं। जो आपकी डिमांड थी टॉपिक की कि सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन किया जाए। एबीजी एनालिसिस और फटाफट से लाइक कर दो। देखो अगले 15 मिनट में आप एबीजी एनालिसिस की रीडिंग के महारथी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पे होते हो। 33 लोग तो आएंगे ही, वो तो नया लिंक बनाओ पुराना लिंक बनाओ। सर शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। अब सर कहेंगे ऐसी बात क्लास में थोड़ी बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सबके सामने, चलो नहीं करते ना, इस बात मानते हो तुम लोग। देखो एबीजी एनालिसिस में सबसे पहले हम रीडिंग की बात करें तो वैसे भी टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा निकल गया है, 20 मिनट तो ऐसे ही चले गए। पर आज जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। इस पूरे टॉपिक का लास्ट फुल्ली कंपनसेटेड तक का पढ़ के जाएंगे और उसके बाद खत्म करेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लग जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आज के बाद आपको ये एबीजी एनालिसिस का टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े तो क्लास धीरे चले, रुके, अटके तो थोड़ा सह लीजिएगा। करें शुरू फिर। मेरी गारंटी जो इस क्लास के लास्ट तक रुकेगा उसका ये टॉपिक उसे कभी किसी और जगह से कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरी विद गारंटी, 101% गारंटी। चलो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 3 कंपोनेंट के बारे में। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक होनी पता होनी चाहिए सर पीएच, और 2 नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, बाइकार्बोनेट और CO2। इन तीनों की नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या होती है कितनी होती है, बस। उसके अलावा बाकी आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। आपको कुछ अता पता नहीं है कि मेटाबॉलिक है क्या बात, वो वाली कंडीशन। चलो अब बताओ जरा, नॉर्मल पीएच कितनी होती है भैया? व्हाट इज द नॉर्मल वीनस ब्लड पीएच? व्हाट इज द नॉर्मल वीनस ब्लड पीएच? 7.35 to 7.45। ए मेरे दुष्ट आत्माओं, वही सवाल, वही जवाब, वही क्लास और वही तुम आंसर करोगे जो तुम्हें पता है। इररिस्पेक्टिव टू द क्वेश्चन, वो रघुकुल रीत सदा चली आई, आंसर करेंगे जो गलत हो भाई, वही वाली बात है सर। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द नॉर्मल वीनस ब्लड पीएच, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वीनस पूछो, आर्टेरियल पूछो, हम तो वही बताएंगे 7.35 to 7.45। आपकी गलती है, आप ऊपर ऊपर नीचे पूछ ही क्यों रहे हो, है ना? दुष्ट आत्माओं, तुम बता रहे हो आर्टेरियल ब्लड पीएच, तुम बता रहे हो आर्टेरियल पीएच। देखो बात है, क्लास रुक रही है, वो मैंने पहले कहा था रुक रही है, तेज चल रही है, इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास इलाज ये पढ़ाने का, वो पढ़ा सकता हूँ। अब बताओ जरा, आर्टेरियल और वीनस ब्लड पीएच में तो कोई फर्क होगा कि नहीं मानते हो? हम नहीं मानते सर। खून खून होता है सर, आर्टेरियल हो चाहे वीनस हो, क्या फर्क पड़ता है? जब क्वेश्चन आएगा कि आर्टेरियल वीनस ब्लड पीएच कितनी होती है, तब आपका आंसर होता है 7.31 to 7.41। आर्टेरियल ब्लड पीएच होती है 7.35 to 7.45। हाँ बोलो सर, बताओ। हमने तो ऐसी बात करी नहीं सर, आज तक हमने भेदभाव कभी नहीं किया सर। सर क्लास अटक रही है तो धक्का तो भैया क्लास चलाओ, कैसे करो सर? हमेशा सर की गलती नहीं होती है क्लास अटकने में भाई,
कुछ अपनी तरफ से भी देखा करो। बोलो सर क्लास अटक रही है, मेरे पास तो मंत्र मैंने रोक रखी है जैसे क्लास, मैं मंत्र मारूंगा चल जाएगी। जी दीपक जी बताओ। नमस्कार प्रतीक। अरे प्रतीक पहले क्वेश्चन से रह गया यार तू पीछे। बिल्कुल दीपक पूरा फोकस है मैसेज पे। अब बताओ जरा पहला क्वेश्चन क्या था मेरा? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको नॉर्मल पीएच पता होनी चाहिए। नॉर्मल पीएच के दो क्वेश्चन बनते हैं। 7.1 बनता है वीनस पीएच का क्वेश्चन कि 7.31 टू 7.41। और अरे बिल्कुल दीपक तुम क्वेश्चन पूरा डाउट करने के लिए बैठे ही हैं। और आर्टेरियल ब्लड पीएच की होती है 7.35 टू 7.45। अब इससे एक और सवाल मेरा बनता है कि पीएच होती क्या है? व्हाट इज पीएच? पीएच किस बला का नाम है भैया बताओ जरा। पीएच किसे कहते हैं? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने कहा कि सर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर आपने लिखा पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। या फिर आपने ये लिखा द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यही कहते हो? गुड इवनिंग उसका, गुड मुकुम, गुड इवनिंग। हाँ जी, इन्हीं को कहते हो आप हाइड्रोजन, इन्हीं को पीएच के बारे में बोलते हो। आपने कहा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आपने कहा हाइड्रोजन आयन पावर। अब मुझे बताओ पीएच की यूनिट कितनी होती है? और क्या बात कर रहे हो गुरुजी, कैसी बैकी बैकी बातें करते हो? यूनिट इधर कहाँ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीएच? 0 से 14 बेटा पीएच स्केल की मार्किंग होती है। 0 से 14 पीएच स्केल, बहुत तेज हो रहे बेटा। 0 से 14 है वो पीएच स्केल होती है जिसके दम पे तुम ऐसे नापते हो सब इतनी पीएच का है ये। नो यूनिट, नो आइडिया। चलो तुम एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर तुम ना मेजरमेंट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन मेजर हैज ए यूनिट। अगर आप किसी चीज को नाप सकते हो तो क्या उसकी यूनिट होती है या नहीं? जैसे आप साउंड को नाप लो डेसिबल में, गैस को नाप दो पीएसआई में, वाटर को नाप दो एमएल में, डीएल में, लीटर में, गैलन में, दूध को नाप दो, किसी वजन को नाप दो केजी, एमजी, कैसे भी। तो हर नापे जाने वाली यूनिट की, हर नापे जाने वाली चीज की यूनिट होती है या नहीं? हाँ या ना में बताओ। बोलो होती तो है सर, बात तो सही कह रहे हो आप। अरे दुष्ट आत्मा बताओ, आधे लोग तो ऐसे डरते डरते नहीं बता रहे, बोले क्या बात कर रहे हो गुरुजी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बात तो आप सही कह रहे हो। तो फिर पीएच की यूनिट क्यों नहीं है? तो फिर पीएच भी तो आपने कहा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपने नापा ना हाइड्रोजन आयन को कि हाइड्रोजन इतना है आपकी बॉडी में, और इसकी यूनिट नहीं होती है सर। यही निकल रहा है मन से, बोले बात तो ठीक कह रहे हो पर वो नहीं है सर। चलो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। वेरी गुड प्रियंका। पीएच जो है, पीएच आपकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं है। पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन। देखो एग्जैक्टली आपकी बॉडी में फ्री हाइड्रोजन आयन कितना होता है? 0.7 टाइम्स 0 4 नैनो इक्विवेलेंट।
अब इस वैल्यू को नॉर्मली यूज कर पाना, इस वैल्यू को नॉर्मली लिख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हर बार बोले जाना इस वैल्यू के लिए पॉसिबल है नहीं है। तो आप क्या करते हो, इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेते हो। नेगेटिव लॉग का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, डेसिमल के बाद जितने जीरो है वो उतना अमाउंट पहले लिखा जाएगा, 7 पॉइंट, उसके बाद जो डिजिट आती है 7.40 प्लस माइनस 0.5 आपकी ब्लड की पीएच लिखी जाती है। माइनस करोगे तो 7.35, प्लस करोगे तो 7.45, और 7.40 को आप क्या मानते हो, न्यूट्रल फॉर ब्लड। अब पता चली आपकी बॉडी में, ब्लड में पीएच क्यों नहीं है। अब बताओ, अब पता लगी कि साहब पीएच इज नॉट यूनिट फ्री, पीएच यूनिट फ्री नहीं है। पीएच की यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि पीएच डायरेक्ट रिलेटिव वैल्यू इंडिकेट नहीं करता है। पीएच है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और नेगेटिव लॉग की कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जैक्टली बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.7 टाइम डेसिमल 4 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.7 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। यहां तक आई बात समझ में? अरे बोलो यहां तक का गुरु ज्ञान मिल गया हो तो बताओ जरा। गुरु जी बात तो सही कह रहे थे, ये वैल्यू आज जाके पता लगी सर, कोई बात नहीं, तथास्तु बालक, ये तो होना ही था, मतलब ये हादसा तो गुजरना ही था कि किसी ना किसी दिन सच से सामना तो होना ही था। फिर भी देखो आधे लोगों ने लाइक नहीं करेगा, लाइक करो रे दुष्ट आत्मा। आगे चले फिर इस सफर पे। चलो अगली ज्ञान की बात बताते हैं। देखो आज ज्ञान से भरी क्लास आप इसे कह सकते हो, ज्ञान से फुल भरपूर लोडेड क्लास है। आप इसे, आप अपनी पेन ड्राइव दिमाग की खाली रखिएगा, मैं उसमें डाटा लोड करता जाऊंगा। अगला सवाल देखो, न्यूट्रल किसे कहोगे, न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच किसे कहोगे, 7 7 ओके। एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड की न्यूट्रल पीएच है 7.40। ध्यान देना दोस्तों इस बात पे कि न्यूट्रल पीएच कितनी, 7। अदर देन न्यूट्रल पीएच, ब्लड, ब्लड की न्यूट्रल पीएच कितनी, 7.40। मेरा बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं। नेवर, नॉर्मल पीएच कितनी होगी, 7। अगर आपसे कभी भी पूछे, मैं आपसे नॉर्मली ये पूछूं, आपके सामने सीधा चलता फिरता पकड़ा, आपकी आपका कॉलर पकड़ लिया, किसने बताओ न्यूट्रल पीएच आपका हो गया 7। मैंने आपसे पूछा न्यूट्रल पीएच फॉर ब्लड, आप कहोगे सर 7.40 इज न्यूट्रल फॉर ब्लड। अब ऐसा क्यों? हाँ भाई ये बताएगा कोई, यहां तक तो ठीक है। अब बताओ जरा वाई सो, कि भाई बाकी की ब्लड की पीएच तो 7, लेकिन ब्लड की पीएच 7.40, ऐसा क्यों? अरे ये तो हमारा सवाल था सर, ये आपने क्यों पूछ लिया? ये तो हम पूछते आपसे, फिर हम खुश होते, बोले हाँ चलो बताओ गुरुजी सर बहुत दिन हो गए, जरा ज्ञान दे रहे थे, बोलो 7 बताओ जरा 7.40 क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों?
पूछा मेरे भाई, क्यों नहीं ये 7.40 क्यों आती है हमारे ब्लड में? देखो मैं बताता हूं कि ब्लड में क्यों न्यूट्रल को 7 से 7.40 रखा गया। उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? ह्यूमन बॉडी इज ऑलवेज एट रिस्क ऑफ एसिडोसिस। ह्यूमन बॉडी हमेशा एसिडोसिस के रिस्क पे रहती है, हमेशा ब्लड के एसिडोसिस पे रिस्क पे रहती है। इसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड हमेशा कैसा रहता है? आपका एल्कलाइन नेचर का रहता है। टू कंपनसेट दिस, for compensation blood will be always in alkaline side। ठीक, कि सब ब्लड की पीएच की वजह से ब्लड हमेशा कैसा रहेगा? एल्कलाइन नेचर का रहेगा। अब इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या आया? ब्लड में बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। तो इन सब की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे इनकी भी पीएच जो सेल मेम्ब्रेन होती है, पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन। तो ये सब मिलाकर के ब्लड को स्लाइट एल्कलाइन साइड में ले जाते हैं और वो पीएच उसकी क्या कहलाती है? फिर 7.40 उसकी न्यूट्रल पीएच बन जाती है। तो ये आपको समझ में आई कि सर आप ब्लड की पीएच न्यूट्रल कितने बताओगे? 7.40। उसके अलावा बाकी ब्लड बॉडी फ्लूइड की पीएच न्यूट्रल कितनी होगी? 7। आया ना? यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? यहां तक समझ में आ गया तो आगे चले। अब देखिए दोस्तों, अब आपको मानना है कि 7.40 यह है न्यूट्रल। इससे कम, चाहे वो 0.39 हो, 0.38 हो, 0.37 हो, 0.36 हो, 0.35 हो, एसिडिक है। इससे ज्यादा चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.43 हो, 0.44 हो या 0.45 हो, एल्केलाइन कहलाएगा। ये तो कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ नया होगा, गारंटी 2 घंटों में तुम्हें मास्टर कर जाऊंगा, बस फोकस रहना बस तुम। अब देखो, ये बॉडी की रेंज है जिसमें बॉडी नॉर्मल काम कर सकती है, नॉर्मल फंक्शनिंग है कि सर पीएच मिनिमम इतना ऊपर नीचे चला जाए और मैक्सिमम उतना ऊपर चला जाए। इसमें इसी वजह से आप इसे लिखते हो ±0.5। ये नॉर्मल रेंज में है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप था ये, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ 7.36 ये एसिडिक है या एल्केलाइन है? 7.36 एसिडिक है या एल्केलाइन है? बताओ जरा। सेवन 7.36 एसिडिक है या एल्केलाइन है? एसिडिक है। बताओ, ये आंसर करने में जोर आ रहा है तुम्हें?
7.49 एल्केलाइन है या एसिडिक है? अरे स्लाइड तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी एसिडिक मान लो, स्लाइड वाला आगे आएगा। वेरी गुड इवनिंग सर। एल्केलाइन है मतलब एसिडिक एल्केलाइन, तुम समझ गए। चलो, माना कि तुम्हें आता था, फिर भी मेरा काम आज बेसिक से ले जाना था ताकि सबको आ जाए। और मैं गारंटी देता हूं अगर ये 50 जने इस क्लास के अंत तक रहे तो इन 50 का तो एबीजे एनालिसिस गलत होने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी। अगला स्टेप देखो, बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल, और CO2 कितना होता है नॉर्मल। बाइकार्बोनेट कितना होगा नॉर्मल, बताओ ये जरा। 22 से 27, 21 से 28। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएंट्स है, तो लगभग हम जो मानेंगे वो मानते हैं हम, चलो 22 से 27 जनरली यही दिया हुआ है बहुत सी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक में भी यही मानते हैं। एनक्लेस को छोड़ करके बाकी सारी किताबें यही रेफरेंस देती है 22 से 27 का। 22 से 27 का रेफरेंस मानते हैं, और CO2 मानते हैं 35 से 45। और चलो इस क्लास को और भी थोड़ा मतलब इजी कर देते हैं इस क्लास के रेफरेंस में कि मैं ये वैल्यूज मान रहा हूं, इसके अलावा कोई रेफरेंस ये होगा तो हम आगे देखेंगे, मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसा वैल्यूज आज ये मानते हैं, क्लियरिफिकेशन के 22 से 28 मानेंगे, क्या मानेंगे। जी बिल्कुल, और सर 7.4 ब्लड का पीएच है रेफरेंस के लिए, तो 7 पीएच क्यों नहीं ले रहे। आरजे साहब अगर आप क्लास में थोड़े से 2 मिनट ऊपर लेट नहीं हुए हो तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। अगर आप क्लास में शुरू से हो तो मैंने 7 और 7 को रेफरेंस क्यों ये ब्लड में 7 को रेफरेंस नहीं ले रहे, तो ये यहाँ जो हमने रामायण करी वो सारी इसी आप के सवाल के लिए करी कि क्यों नहीं लिया हमने। कोई बात नहीं, अब देखो जरा यहाँ ये आज की रेफरेंस वैल्यू ये है प्रतीक, आपके वो इलेक्ट्रोलाइट क्लास पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे क्लास लूंगा मैं, उसमें मैं आपको वैल्यूज क्लेरिफाई करूंगा कि आपको इंडिया के हिसाब से क्या रेफरेंस माननी है, आपके क्लास में क्या क्या कंडीशंस है। नहीं चल रही है क्लास, रुकी थोड़ी है क्लास, अबे चल रही है ना क्लास। अब देखो बाइकार्बोनेट इज बेस और CO2 इज एसिड। बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन कौन मेंटेन करेगा, लंग्स या फिर किडनी। अरे बिल्कुल, रुको तो सही यार, तुम एक तो आगे भागने की रहते हो कंपनसेशन कराने, तो 5 मिनट में लगी, 5 मिनट दे दो मेरे को बस। मैं तुम्हें आज की क्लास में ऐसे गन फायर करके भेजूंगा, एमपीजी एनालिसिस के क्वेश्चन फेंके, तुम बिना पेन कॉपी हाथ में लिए कर दोगे, मेरी गारंटी है। बस ये यार नेट का कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा। इसका एक्सक्रीशन कौन मेंटेन करती है, किडनी। तो ये कंपोनेंट हुआ मेटाबॉलिक का, और ये कौन करता है इसका एक्सक्रीशन, किडनी सॉरी लंग्स, तो ये कंपोनेंट हुआ रेस्पिरेटरी का। ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, रेस्पिरेटरी का। चल रहा है ना शरीर, चलने तो मतलब चला लो थोड़ा थोड़ा। देखो
बाइकार्बोनेट है मेटाबॉलिक का, CO2 है रेस्पिरेटरी का। कंपोनेंट याद रखो। अब देखो आपकी बॉडी में एसिडोसिस और एल्कलोसिस के दो इवेंट्स होते हैं, और ये ध्यान से समझना है सर। एसिडोसिस और एल्कलोसिस, ये दो चीजें ध्यान से समझना। अब देखो यहां पे आपकी बॉडी में या तो एसिड का गेन होगा तो एसिडोसिस हो सकता है, गेन ऑफ एसिड इस एसिडोसिस, या फिर लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इज एसिडोसिस, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट या फिर लॉस ऑफ बेस इज एसिडोसिस। इसे आप ऐसे लिख लो, या तो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़े तो एसिडोसिस, या बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल घटे तो एसिडोसिस। सेम ऐसे यहां इंप्लीमेंट करो कि या तो बॉडी में बाइकार्बोनेट या फिर बेस का लेवल बढ़े तो एल्कलोसिस, और या फिर आगे कह दो कि एसिड का लेवल घटे, जो क्या है CO2, तो एल्कलोसिस। ये चार चीजें आपको समझ में आई क्या? देखो, या तो बॉडी में एसिड का गेन होगा तो एसिडोसिस होगा, या फिर बॉडी में बेस का लॉस हो गया एक्सेसिवली तो एसिडोसिस हो गया। जैसे होता है ना, मान लो आप हो पावर में, आप और आपका एनिमी है, दो है, या तो आपने अपनी पावर बहुत बढ़ा ली तो आप पावरफुल, या फिर आपके सामने वाले की पावर अपने आप गिर गई, आपने अपनी कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आप पावर में आ गए, तो भी आप वो हो गया। सामने वाले की लॉस होगी तो भी आप पावर में, और आपने पावर बना ली तो भी आप पावर में। सेम ऐसे काम में देखो, या तो आपकी बॉडी में एसिड आ गया बहुत तो एसिडोसिस, या बेस बहुत कम हो गया तो एसिडोसिस। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बेस आ गया तो एल्कलोसिस, और बहुत ज्यादा एसिड का लॉस हो गया तो एल्कलोसिस। ये सुनो, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? हमें जितने भी लोग हैं सब लोग बताओ, यहां तक समझ में आया सारा कंपोनेंट? अगर ये समझ में आ गया ना, तो अब बचा है 5 मिनट का एबीजी। मतलब रीडिंग तो पहले यहां प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाएंगे कंपनसेशन वाले पे। अगर ये समझ में आएगा, कंपनसेशन 3 मिनट में गारंटीड, स्टॉप वॉच वॉच कर लेना, 3 मिनट में समझा दूंगा। अगर ये समझ में आ गया तो 180 सेकंड में कंपनसेशन का मास्टर कर दूंगा तुम। यहां ये समझ में आया? अब देखो, जहां पे CO2 का लफड़ा हो उसमें लिखना है रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक का लफड़ा हो उसमें लिखना है, सॉरी बाइकार्बोनेट का लफड़ा हो उसमें लिखना है मेटाबॉलिक। ये चार चीजें याद रखना बस, और कुछ नहीं है। ये चार चीजें याद रखना बस। अब क्वेश्चन देखो तुम कैसे सॉल्व करते हो। फटाफट आंसर बताया जरा, लिखना कुछ मत, फटाफट बस कमेंट में आंसर लिखना है तुरंत। तुम बस एक शॉर्ट में लिखोगे तो भी समझ जाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन देखो, स्टेप हमेशा पहला होता है, पहला पढ़ो पीएच। सबसे पहला स्टेप और क्रूशियल स्टेप होता है पीएच पढ़ो तुम, और कुछ मत पढ़ो। ये स्टेप फॉलो कर लो, सारे अपने आप हो जाएंगे। चलो बताओ जरा, पीएच है मान लो बताओ, फटाफट बताओ क्वेश्चन, आंसर बताओ। रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फटाफट सारे लोग आंसर करो, फटाफट करो। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर कर दिया सबने, फटाफट। दूसरा क्वेश्चन, बताओ। कैसे? वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया। चलिए नेहा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे? पीएच का पीएच कहाँ है एल्कलोसिस की? तुम पहले पीएच पढ़ो दुष्ट आत्माओं, पहला तुम्हारा स्टेप होना चाहिए पीएच। बिल्कुल करेगा, वेरी गुड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिल्कुल वेरी गुड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगला सवाल, 5 सवाल ये सही कर दो, तुम्हें फुल्ली कंपनसेशन वाले पे ले जाऊंगा तुरंत ही। 3 तो हो गए हैं। हाँ जी बताओ। 7.60 PCO2 10 बाइकार्बोनेट 22 एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रिस्क बढ़ाओ तो जीत गए हो तुम खुश, और हार गए तो पड़ोसी खुश। अरे वाह, पड़ोसी नहीं, यहाँ तो आज हम ही खुश होके जाएंगे, नो डाउट हम ही खुश होके जाएंगे। हेलो हेलो, मैं क्लास में था जी, वैसे क्लास में था जी। हाँ बताओ। चलिए चलो ये हो गया। अब चलते हैं कंपनसेशन की तरफ। कंपनसेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, देखो। कंपनसेशन में 2 टाइप होते हैं, एक है पार्शियल, एक है फुल्ली, और एक होता है अनकंपनसेशन। एक होता है अनकंपनसेशन। अब मैं आपको ये समझा दूं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, और आपके पीजी में 2 सीट है, आपके रूम में ना 2 सीट है, और अगर कोई नया रूममेट आया, बढ़िया सा नया रूममेट आया, आपने देखा बोला आपके जैसा ही है, आपने उससे एडजस्ट करने की कोशिश करी। जैसे मान लो आप रात को पढ़ते हो, आपने कहा कि भाई लाइट चालू रहेगी, अगला कह रहा है यार भाई ठीक है, मतलब 12 1 2 1 बजे तक रख ले फिर सो जाना। आपने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो एडजस्टमेंट हो गया, तो वो है पार्शियल, मतलब वो है कंपनसेशन, है ना, वो है कंपनसेशन। ध्यान से सुनना इस बात को, वो क्या है, कंपनसेशन है। अब आपने कहा कि यार, अगला कह रहा है कि यार भाई वो पंखा बंद कर दे, आपने कहा ठीक है बंद कर दो।
अगला कह रहा है चलो आपने कहा कि यार रात को बढ़ेंगे, अगला कह रहा है ठीक है रात को बढ़ेंगे, दोनों में बढ़िया एडजस्टमेंट हो गया, वो है फुल्ली कंपनसेशन। किसी किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है, यार देख मेरे को ये रात को सिगरेट पीना पसंद नहीं है, ये करना पसंद नहीं है, वो करना पसंद नहीं है, थोड़ा बड़ा मतलब एडजस्टमेंट हो गया, वो है पार्शियल कंपनसेशन। अनकंपनसेशन आप करो, बोला एडजस्ट मैं आज करूं कल करूं, बोला रात को मेरा बोला 10 बजे बाद बल्ब चालू नहीं रहना चाहिए, सर फोड़ दूंगा नहीं तो, वो होता है अनकंपनसेशन। मतलब एडजस्टमेंट हो गया तो कंपनसेशन, उसमें भी पूरा पूरा या ठीक ठीक हो गया तो पार्शियल, और अनकंपनसेशन का मतलब होता है कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, बोले पैसे पूरे दिए पूरे पूरे देंगे, नहीं तो कोई नहीं। अब इस बात को आप पेपर में कैसे समझोगे, बहुत आसान सा तरीका है, और ये तरीका अपना खुद का पर्सनल पेटेंट है, अभी बता देता हूं। आपके सामने जब भी वैल्यू लिखी हुई आए, देखो जब भी आपके सामने मान लो ये वैल्यू लिखी हुई आए, पीएच मान लो 7.30 और पीसीओ2 मान लो 65 और बाइकार्बोनेट मान लो 35, ये 3 वैल्यू लिखी हुई आए, ध्यान से देखना, सारी ट्रिक इसी में है। और अगर इस ट्रिक का आनंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में, क्लास के बाद वाले कमेंट सेक्शन में नहीं बताया ना तुमने, जीवन सफल हो जाएगा इस ट्रिक का। आपको बनाने हैं तीर, जो आप अपने जीवन में चलाते रहते हो अपने लिए, आपको सिर्फ एरो बनाने हैं। अगर दोनों वैल्यूज के एरो सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ है, कंपनसेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंपनसेशन हुआ है। अब पीएच देखो, अब देखो पीएच, अगर पीएच 7.35 टू 7.45 की रेंज में है क्वेश्चन में, तो फुल्ली कंपनसेटेड। अगर पीएच 7.35 से कम और 7.45 से ज्यादा है तो पार्शियल कंपनसेटेड। और अगर ये दोनों वैल्यूज सेम डायरेक्शन में, मतलब एक बढ़ रही है एक घट रही है, या फिर एक बढ़ रही है एक नॉर्मल है, ऐसी डायरेक्शन में है, तो वो हुआ है अनकंपनसेशन, अनकंपनसेट। ये लो साहब, इतनी सी कहानी है। That's all my lord। तो कह सकते हो सर वी रेस्ट और केस, इतना सा है सर। अगर आपने वैल्यूज लिखी हुई है, हाँ बिल्कुल अभी रिपीट कर देते हैं। देखो क्या करना है, मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ ताकि एक बार और समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा है, 7.48 लिखा है मान लो, बाइकार्बोनेट लिखा है आपके सामने 38 और PCO2 लिखा है आपके सामने 60 पीएच। आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के आगे तीर बनाना है, इन दोनों वैल्यूज के आगे तीर बनाने हैं। तीर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो बढ़ती हुई सेम, या मान लो एक क्वेश्चन ऐसा लिख लो जहां पे जैसे 7.30 और बाइकार्बोनेट आपने लिख दो 20 और पीएच वो लिख दो आप CO2 30, या तो बढ़ती या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे क्या हुआ है, कंपनसेशन हुआ है। अब पीएच, चलो इस पीएच को नॉर्मल रेंज में लिख लो ताकि वो भी समझ में आ जाए। अब देखो यहां पीएच नॉर्मल रेंज से बाहर है तो पार्शियल कंपनसेशन हुआ है, यहां पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर है तो फुल्ली कंपनसेशन हुआ है। अब बताओ, वैल्यूज आपको सेम, मैं आप वैल्यू क्यों देख रहे हो यार, आप एरो की डायरेक्शन देखो, दोनों एरो की डायरेक्शन सीधी जानी चाहिए, दोनों एरो की डायरेक्शन नीचे आनी चाहिए, बस। अरे यार
क्यों इतना मुश्किल जीवन रखना है, पीएच प्रोपोर्शनल टू ये वो, कहा है जिंदगी मुश्किल, ये है बस इतनी सी कहानी है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे गलत होते हैं। लाओ क्वेश्चन, कहां से लाओगे, ये सारा दिमाग में रखना बस। अगर दोनों वैल्यूज एक साथ बढ़ रहे हैं या एक्स, दोनों वैल्यूज की डायरेक्शन बताओ तुम तो। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या नहीं आया? चलो मैं क्वेश्चन करके बताता हूं तुम्हें दो। पहले मैं अकेला करता हूं खुद ही, उसके बाद मैं तुमसे कराऊंगा, ठीक है? अब देखो मैं क्वेश्चन करूंगा ये, तो मेरे हिसाब से पीएच बढ़ी भी है, तो पीएच के हिसाब से होना चाहिए इसमें एल्कलोसिस, ठीक है? एल्कलोसिस में अब बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है, बेटा PCO2 भी बढ़ा हुआ है, ठीक? तो एल्कलोसिस में क्या होता है, या तो बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक। अब कि सर दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब कंपनसेशन हुआ है। पीएच नॉर्मल रेंज में है क्या? नहीं है, नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो कैसा कंपनसेशन हुआ है? पार्शियल, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अनकंपनसेटेड कैसे? जब दोनों वैल्यूज एक डायरेक्शन में बढ़ रही हैं तो अनकंपनसेटेड क्यों लिखोगे? अब भी आपको आंसर, अब आपको ना ऐसे हेजिटेशन हो रही है, मतलब हम इतना इजीली आंसर कैसे कर सकते हैं, तो आप भले गलत कर दो। साफ साफ आपको ये दो वैल्यूज बनानी है, दोनों वैल्यूज ऊपर जा रही हैं तो भी कंपनसेशन, दोनों वैल्यूज एक साथ नीचे आ रही हैं तो भी कंपनसेशन। इसमें इतना मुश्किल क्यों है? कंपनसेशन हुआ है, पीएच नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो पार्शियल कंपनसेटेड। अरे अनकंपनसेटेड, अरे तुम करना क्यों है अनकंपनसेटेड? मैंने कितनी बार कहा कि आपको सिर्फ इन वैल्यूज पे टिके हुए रहना है। एक क्वेश्चन है 7.43 बाइकार्बोनेट 20 PCO2 15, तो मैंने कहा था पीएच कैसी है, एल्केलाइन है, तो या तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा या एसिडोसिस PCO2 घटेगा। यहाँ PCO2 घटा हुआ आ रहा है, तो PCO2 कैसा है, मतलब ये कैसा एल्केलोसिस है, रेस्पिरेटरी। दोनों वैल्यूज की डायरेक्शन कैसी है, एक साथ नीचे घट रही है, मतलब कंपनसेशन हुआ है। पीएच कौन सी रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है, तो कैसा कंपनसेशन हुआ है, फुल्ली, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अरे क्या मिक्स हो गया? अगर अब आप भी इसको इसी को भी मिक्स कहोगे तो मिक्स हो ही सकता है। फिर आप मुझे बताओ मिक्स क्या हो गया, मैं उसे सॉल्व कर देता हूं। अब आप इसमें डाउट बताओ, आपके क्या डाउट है? आप मुझे अपने डाउट बताओ कि सर ये डाउट है। एल्केलोसिस कैसे पता लगा? मैडम पीएच बोल रही है एल्केलोसिस है। 7.43 पीएच कैसी होती है, एल्केलोसिस या एसिडोसिस? मैडम देखो इतनी सी कहानी है। CO2 ज्यादा कहां मेरे भाई, CO2 इसको बोलते हैं कम, 15 को। चलो अब इस बात को और थोड़ा सा तुम्हें समझा देते हैं। मेरे शूरवीरों, एक बात ध्यान से मेरी बात सुनो, 5 मिनट और फिर तुम करना। अरे वाह मेरे देव, चलो सुन लो एक बार, 5 मिनट इधर सुनो। मैंने एक चीज लिखी थी,
एसिडोसिस, तो गेन ऑफ एसिड और चलो ये बताओ, इसको और सिंपल हटाते हैं, तो बताओ बॉडी में अगर एसिड का गेन होगा तो क्या होगा? बॉडी में अगर एसिड का गेन होगा तो क्या होगा? बाकी सब छोड़ो, तुम ये बताओ बस। एसिडोसिस, तो अगर बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ एसिड को क्या कहोगे? लॉस ऑफ बेस को, सॉरी एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस को मान लो, एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस को क्या कहोगे? एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस, बेस का कम होना, लॉस ऑफ बेस को भी एल्केनोसिस कहो। लॉस ऑफ बेस को ये तो समझ में आ गया सबको? देखो एक बार आराम से शांति से सुनना है, मैं तुम्हारी सुखता समझ पा रहा हूँ कि जो तुम ये एल्केनोसिस कैसे हो सकता है निर्भय, तुम अब इस बात में भी कंफ्यूजन है। अरे रिलेटिव छोड़ दे मेरे भाई, एक बार एसिडोसिस मान ले, नहीं रिलेटिव एसिडोसिस मान लो। मेघना कैसे एल्केनोसिस हो सकता है ये बताओगे आप? सोच के लिख रहे हो आप? लॉस ऑफ बेस भी एल्केनोसिस और गेन ऑफ एसिड भी एल्केनोसिस। हाँ भाई, ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि बॉडी में से बेस बाहर निकलेगा तो भी एसिडोसिस होगा, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो भी एसिडोसिस होगा। अरे कंपनसेशन का मतलब मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाएगा। अब सेम ऐसा ही कर लो, गेन ऑफ बेस क्या होगा? गेन ऑफ बेस एल्केनोसिस, और गेन ऑफ लॉस ऑफ एसिड एल्केनोसिस। ये सब समझ में आ गई? ये चारों चीजें समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा है जिनको इन चारों से दिक्कत हो, कि इन चारों में कोई डाउट है? हाँ मैं बता दो जरा, ये चारों चीजें सबको समझ में आ गई है? अब देखो दोस्तों, अब इधर मेरी बात सुनो। CO2 जो है वो एसिड का कंपोनेंट है बॉडी में। CO2 इज एसिड एंड बाइकार्बोनेट इज बेस। ये दोनों बातें समझ में आ गई कि सर CO2 एसिड का कंपोनेंट है और बाइकार्बोनेट बेस का कंपोनेंट है। तो अब ये चारों चीजें ऊपर रखोगे कि जब एसिडोसिस हुआ है, जब एसिडोसिस होगा तो CO2 तो बढ़ेगा या फिर बाइकार्बोनेट कम होगा, तभी तो एसिडोसिस होगा। अब मान लो मैं एसिडोसिस की बात करूं, एसिडोसिस दो ही कंडीशन पे होगा, या तो CO2 बढ़े या फिर बाइकार्बोनेट घटे। यस और नो? आया समझ में ये वाला स्टेप भी? कि या तो CO2 बढ़े तो एसिडोसिस, CO2 बढ़े नहीं तो बाइकार्बोनेट घटे तो एसिडोसिस।
या CO2 घटे। हाँ भाई, अब बताओ यहां तक सारा कुछ समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन में सब कुछ इंप्लीमेंट करके बहुत आसानी से समझाता हूं। फिर अब आपको मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो सब कुछ समझ में आ गया है। ये सब ठीक है, क्लियर? अरे हाँ भाई, बता दो, समझ में आ गया? अब देखो, तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन दिया गया हो, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, आराम से देख लो, उसके बाद तुमसे सॉल्व करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना इस बात, तुम क्वेश्चन आंसर मत करना, मैं बताता हूं पहले। देखो, पीएच कैसी है? एसिडोसिस। पीएच कैसी है? एसिडोसिस। अब एसिडोसिस में क्या दो चीजें होंगी, या तो बाइकार्बोनेट घटेगा या CO2 बढ़ेगा। यहां बाइकार्बोनेट कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, मतलब कौन सा एसिडोसिस हुआ है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में हुई है, मतलब कंपनसेशन हुआ है। और पीएच नॉर्मल रेंज में है क्या? नहीं है, मतलब पार्शियल कंपनसेशन हुआ है, पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बताओ जरा, समझ में आया क्या? आपको देखना है एल्केनोसिस, पीएच कैसी है? एल्केनोसिस। एल्केनोसिस में आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए, बाइकार्बोनेट या तो बहुत बढ़ा हुआ या CO2 घटा हुआ। मान लो बाइकार्बोनेट घटा हुआ, मतलब मेटाबॉलिक एल्केनोसिस तो नहीं है। हाँ भाई, अरे इतने मरे मरे आंसर क्यों कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा क्या क्लास का? पीएच नॉर्मल होता तो, अभी बताते हैं, पीएच नॉर्मल होता, मान लो पीएच, इसी क्वेश्चन का पीएच रख दिया आपने 7.36, तो ये पार्शियल की जगह कैसा आ जाता? फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अरे क्या बात है, मजा नहीं आ रहा क्या क्लास का? इतने मरे आंसर्स कर रहे हो, इतने मरे मरे रिप्लाई कर रहे हो, बताओ जरा, या फिर नहीं समझ में आया? इस बार अच्छे से आ गया, आराम से बैठ गया दिमाग में? हाँ आरजे भाई, चलो क्वेश्चन बताओ जरा, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब करो तुम क्वेश्चन ही क्वेश्चन, अगले 10 मिनट तक एक के बाद एक क्वेश्चन। बताओ, आंसर बताओ फटाफट। पेन कॉपी कुछ हाथ मत रखो, बस ऐसे देख के आंसर, तुम्हें खुद क्वेश्चन कह देना चाहिए भाई साहब रुक जाओ, मैं आंसर निकल रहा हूं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड, वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, आया मजा आंसर। क्या प्रतीक?
वो निकला कहीं कम, वो बाइकार्बोनेट प्रोपोर्शनेट का है, उतना लफड़ा रखना जीवन में भाई। फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें। हाँ श्री, कहाँ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखो, कम से कम 50 क्वेश्चन अभी करेंगे यहीं खड़े खड़े, कहीं नहीं जाएंगे उसके अलावा, उसके बाद देखेंगे आगे। बताओ ये किस बात का रोना है भाई? मैम यही वेराइटी आती है लास्ट, इसके बाद तो एनाइन गैप एसिडोसिस, एनाइन गैप वाला आएगा, वो होता तो भी नहीं है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अरे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नालायको, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेटेड। हाँ श्री, क्या आंसर होगा इसका? पीएच कैसी एल्केलाइन, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? या तो बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए, बाइकार्बोनेट ज्यादा होना चाहिए, बाइकार्बोनेट तो कम है, CO2 कैसा है? कम। तो कैसा एल्कलोसिस? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। दोनों वैल्यूज सेम डायरेक्शन में है तो कंपनसेटेड। पीएच कैसी है? नॉर्मल रेंज से बाहर तो पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चले। CO2 एसिडिक इन नेचर, मतलब CO2 तुम एसिड मानो ना सीधा ही, क्यों इतना लफड़े में रखना है तुम्हें? तो वो एल्केलोसिस हुआ ना मैम। अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वेरी गुड। रेस्पिरेटरी, अरे पार्शियल कहां कंपनसेटेड? नेहा देखो, बाइकार्बोनेट अपनी नॉर्मल रेंज में है, ये अपनी नॉर्मल रेंज में है, ये बढ़ रहा है, तो कहां एरो की डायरेक्शन बढ़ रही है? तो अगर दोनों वैल्यूज सेम डायरेक्शन में ना हो, एक बढ़ रही हो एक न्यूट्रल हो, एक बढ़ रही हो एक घट रही हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनकंपनसेटेड। तो ये क्या कहलाएगा? अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक, सॉरी अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एल्किलोसिस अगर गलती से टाइप हो गया हो तो अलग बात है, बाकी तो एसिडोसिस है। अगला क्वेश्चन,
बताओ। रेस्पिरेटरी अनकंपनसेटेड, अरे यहां अनकंपनसेटेड कैसे? और ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। हे देवताओं, धन्य हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम चाहे कितना भी पढ़ा लो, तुम्हें कितने भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार कहा, बॉडी में जब एसिडोसिस होगा तो CO2 गेन होगा, गेन होगा, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें इस बात से? बिल्कुल भाई साहब, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सही बात है, ये कह सकते हैं इसे। जब पता है कि CO2 का गेन होना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, फिर भी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी। अरे श्री, मुझे बताओ कि खिचड़ी हो गया तो मैं सही करूंगा ना उस बात को। तुम बस ये बात लगे पड़े हो खिचड़ी हो गया, हुआ क्या है, दिक्कत क्या है? सिंपल से 5 स्टेप है, 5 स्टेप फॉलो करने। जबरदस्ती इस टॉपिक को जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहो कर सकते हो। इस टॉपिक को जितना सिंपल रखा जा सकता है उतना सिंपल। ये अनकंपनसेटेड, अरे क्यों, ये दोनों वैल्यूज इतनी सी एक डायरेक्शन बनानी होती है? ठीक है भैया, देख लेना फिर तुम। अब एक को फुल्ली कंपनसेटेड, भाई पीएच नॉर्मल रेंज में है क्या? पीएच नॉर्मल रेंज में है? नहीं है। तुम्हें कितनी बार भी बता दो कि तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल, अगले 10 मिनट फिर से देखो जरा, कोई बात नहीं, वापिस देखो, वापिस समझते। सिंपल, सबसे पहली बात होती है स्टेप फर्स्ट। श्री एक बार इधर देख लो जरा, क्या पता ये खिचड़ी तुम्हारी सही हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो नहीं होने सही। रीड द पीएच। 7.40 से कम है तो एसिडोसिस, 7.40 से ज्यादा है एल्केलोसिस। स्टेप सेकंड, मेटाबॉलिक आइडेंटिफाई करोगे या रेस्पिरेटरी? तो बाइकार्बोनेट इज मेटाबॉलिक कंपोनेंट और रेस्पिरेटरी इज CO2। अब अगर बॉडी में एसिडोसिस हुआ तो या तो CO2 का लेवल बढ़ेगा या बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा। बॉडी में अगर एल्केलोसिस हुआ तो या तो बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा, सॉरी बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा या बॉडी में CO2 का लेवल कम होगा। कंपनसेशन एंड कंपनसेशन, अगर बाइकार्बोनेट और CO2 ये दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो कंपनसेशन।
अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है क्वेश्चन की तो फुल्ली कंपनसेटेड, अगर नॉट नॉर्मल है तो पार्शियल कंपनसेटेड। अगर ये वैल्यूज सेम डायरेक्शन में नहीं है तो वो अनकंपनसेटेड। इतनी सी ये बात है सर। इतनी सी ये कहानी है सर। ये एक स्क्रीन जो आपकी अगर आप दिख रही है ना, अगर आपको ये सारा क्लियर है तो मैं आपको गारंटी अभी सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलो इसी चार्ट को साइड में रखो। अब मान लो आपके सामने पहला क्वेश्चन है 7.46 बाइकार्बोनेट आपको है और CO2 है 48। अब इधर देखो, मेरा पहला क्वेश्चन क्या, पीएच देखना है। पहला स्टेप क्या था, पीएच का। तो मेरी पीएच कैसी आई, एल्केलाइन की आई, क्योंकि 7.45 से ज्यादा कैसी है, नॉर्मल है, ज्यादा है, तो पीएच कैसी आई, एल्केलाइन की। एल्केलाइन में क्या होगा मेरे पास, या तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा या PCO2 घटेगा। बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, PCO2 भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों वैल्यू, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है मतलब मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, ये हो गया मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। दोनों वैल्यूज एक डायरेक्शन में है मतलब कंपनसेशन हुआ है, पीएच कंपनसेशन हुआ है, पीएच नॉर्मल रेंज में है 35 से 45 के बीच में, तो ये कैसा हुआ है, फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। अब बताओ जरा, ये स्टार्ट आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं आता स्टार्ट तो आप अपने सामने रखो, अगला क्वेश्चन करो, मैं देता हूं तुम्हें क्वेश्चन। बताओ, अरे 7.3646 क्या है नॉर्मल, पीएच नॉर्मल नहीं है 7.46। 7.46 नॉर्मल नहीं है पीएच। अरे सॉरी, 46 क्या 40 लिखा था यार, बुला दिया। चलो तुम ये कर लो, तुम, मेरी गलती को ये कर लो तुम। हाँ गुड की गलती है, ध्यान रखा करो। हाँ चलिए आंसर बताओ जरा इसका।
पार्शियल कंपनसेटेड। अरे पीएच दुष्ट आत्मा नॉर्मल रेंज में नहीं दिख रही तुम्हें? एसिडोसिस रेस्पिरेटरी कंपनसेटेड फुल्ली, हो गया आंसर। मतलब खिचड़ी हो गई सही, अलग अलग निकल गई, चावल दाल अलग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुल्ली कंपनसेशन। अगला क्वेश्चन बताओ। ये बताओ। सात पॉइंट चार चार पीएच है, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटर। वाह मेरे शेर। चलो एक लौटा तो चार हुआ, जिसके आंसर सही जाएंगे। अब इसे पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है। ये लवली मैं बता रहा हूँ, देखो ये मतलब पीएच नॉर्मल रेंज में देख ले देता। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेटेड, वेरी गुड। अब तो बैठ गई होगी दिमाग में दुष्ट आत्माओं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कैसे एसिडोसिस? मतलब कैसे, कौन से तुम अपने दिल पे हाथ रख के कहोगे एसिडोसिस है? सही है, फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बिल्कुल सही है। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है तो फुल्ली, नॉर्मल रेंज में नहीं है तो पार्शियल। 7.40 से कम है तो एसिडिक, 7.40 से ज्यादा है तो एल्केलाइन। अब बताओ दुष्ट आत्मा, आपकी क्लास में तो मजा आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट इससे सिंपल कुछ हो सकता है? 3 मिनट का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अटेंटिवली समझा जाए तो। अगर आप लोग अपने दिमाग में इतनी मुश्किल से लेके ना बैठे हों। हाँ लवली, इस बार बता रहा हूँ मैं, पहले पीएच देख लेना नॉर्मल में, मुक्का मारता ऐसे उधर से कंप्यूटर में से निकलने का भी सिस्टम होना चाहिए, स्क्रीन के उधर जाके ऐसे कोनी मार के आए एक आदमी। तो बस तुम आंसर करे जाओ फटाफट। वाह मेरे शेर वाह। इसे कहते हैं किराए पे पानी नहीं, टैंकर फेर देना पूरा, ऐसे बड़ा वाला टैंकर है तो वैसे खोल के फेर देना। अरे सच गार्डन कब से तो ज्वाइन करके बैठा मेरे भाई, मैंने न्यू ज्वाइन करी है वीडियो। इस वीडियो के लिए रेफरेंस वैसे मेरे भाई ये है 22 से 28 बाइकार्बोनेट और 35 से 45 CO2।
पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, समझ गए। अब तुम आजाद हो जितने मर्जी क्वेश्चन करने के लिए, हजारों क्वेश्चन तुमसे मांगे जाए, 1 मिनट का एक सवाल भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे सवाल। बस मेरे देवताओं विनती इतनी है, स्टेप मत भूलना। वो जो एक छोटा सा चार्ट बना था ना एक ऊपर, इस बार ठीक था। बस इतनी सी विनती है, ये वाला चार्ट मत भूलना बस। आप लोग उस ये वाले चार्ट पे फोकस कर लेना। हेलो भाई, हाँ हाँ पूछ भाई, डाउट पूछ। वेरी गुड श्री। तो मतलब श्री की खिचड़ी अब निकाल दी हमने, दाल चावल अलग अलग कर दिए हैं। जो मैं तुमसे क्वेश्चन करवाने वाला था ना आज, मतलब मेरे जो क्वेश्चंस थे आज की क्लास के, वो ऐसे है नहीं सर। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ था यार, मैं तो सोच रहा था इतना सिंपल था। ये तीर बनाए किसी ने कभी तुम्हारे जीवन में? तुमने बस तीर चलाए और पकड़े ही है। ये तीर तो मैंने बनाए अच्छे वाले। तो तीर अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं के साथ तीर भी अच्छे हैं, याद रखना है। कई बार कंपल ऑप्शन में सिर्फ कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड होता है, तो अगर वो दोनों डायरेक्ट एरो एक डायरेक्शन में सही है तो कंपनसेटेड, अगर नहीं है तो अनकंपनसेटेड, फुल्ली पार्शियल का लफड़ा ही नहीं। सही बात है यार। अब तो लाइक कर दो। मतलब क्लास के बाद अगर तुम लोगों ने कमेंट नहीं करे ना, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हारे लिए क्या थे मेरे पास। अब तो नहीं करेंगे, अलग बात है। क्वेश्चन थे तुम्हारे पास, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये। अगर तुम लोगों ने आंसर्स कमेंट नहीं किया आज की क्लास के बाद, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन देख लो सर। हाँ बिल्कुल, कंपनसेटेड क्या है, फुल्ली पार्शियल, अनकंपनसेटेड का कोई साथी नहीं है। अब बताओ जरा, क्वेश्चन है अपने पास इस कैलिबर की। तुम जिस लेवल पे हो, तुम्हें उस लेवल से बहुत ऊपर लेके जाएंगे, पर तभी लेके जाएंगे जब तुम क्लास के बाद कमेंट करोगे तो। क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉट इंटरवेंशन। क्या आज तक कभी नर्सिंग प्रायोरिटी, तुमने नर्सिंग प्रायोरिटी के सवाल पढ़े हैं? क्या तुमने कभी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ा है? ये है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस के सवाल। तुमने सिर्फ इंटरवेंशन पढ़े होंगे, हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ी होगी, इस पीडीएफ इस पीपीटी में लास्ट में आएगी लिस्ट प्रायोरिटी एक्शन की क्वेश्चंस। 7.34 PCO2 58 है, बाइकार्बोनेट 30 है। चलो एक क्वेश्चन तो करा देते हैं। इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, बिल्कुल सी, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन के आगे वाली कड़ी पढ़ेंगे कब? अगली क्लास में, जब तुम अगला क्वेश्चन भी दिखा दो। ये नेट पीजी नहीं भैया, नॉट सेट से जब निकलोगे तो ऐसे गर्ल स्टूडेंट निकलने चाहिए अपने, कि कोई जाके खड़ा रहे तो ये देख ले, इसको देख लो सर, एक दो अगले वाले क्वेश्चन करा दो प्लीज, है, ताकि तू कमेंट नहीं करे क्लास के बाद, है दुष्ट आत्मा। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना भाई।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे, ये देखो जरा, ऑप्शन देखो जरा, जो तुम सोच रहे हो उनसे ऊपर निकल चुके हैं क्वेश्चंस। बोला इम्पेयर्ड गैस सेक्शन, इसमें भी चिपका दो। आंसर्स का जानने के लिए, इसके आंसर्स को जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करने के बाद जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, मेरी गारंटी है। अगर तुमने 50 से ऊपर कमेंट निकलवाए कैसे भी, मेरी गारंटी है तुम याद रखोगे वो क्लासेस। हंड्रेड परसेंट ये होगा। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न नहीं बताऊंगा, ये तो कमेंट नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे देता हूँ देखो। तो क्लास अगर पसंद आई है तो शेयर करिएगा। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।